शब्दों की कहानी लिखना तकनीकी रूप से कठिन है, लेकिन मैं आपके लिए नरेश वेल्डर की एक विस्तृत और गहरी कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग यहां लिख रहा हूं। यह कहानी नरेश के संघर्ष, उसकी कला और उसकी सफलता पर आधारित है। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहें तो पढ़ने के बाद बताइएगा, मैं इसका अगला भाग लिख दूंगा। लोहे का कलाकार, नरेश वेल्डर की महागाथा। अध्याय 1, चिंगारियों के बीच बचपन। शहर के पुराने औद्योगिक इलाके, लोहा मंडी की गलियां हमेशा हथौड़ों की चोट और मशीनों की गड़गड़ाहट से गूंजती रहती थीं। इन्हीं गलियों में एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर लिखा था विश्वकर्मा फैब्रिकेटर्स। यह दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले उस्ताद का नाम बहुत बड़ा था। और इसी दुकान के एक कोने में लोहे के टुकड़ों और जंग लगी चादरों के बीच एक छोटा सा लड़का अपनी आंखों में बड़े सपने लिए बैठा रहता था। उसका नाम था नरेश। नरेश को खिलौनों से कभी लगाव नहीं रहा। जब दूसरे बच्चे प्लास्टिक की गाड़ियों से खेलते, नरेश अपनी नन्ही उंगलियों से लोहे के नट बोल्ट कसने की कोशिश करता। उसके पिता, जो खुद एक साधारण मजदूर थे, चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई साफ सुथरी नौकरी करे, लेकिन नरेश के लिए वेल्डिंग की वो नीली सफेद चमक किसी जादू से कम नहीं थी। जब भी कोई वेल्डर अपनी टॉर्च जलाता और लोहे को पिघलाकर जोड़ता, नरेश मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहता। उसे लगता जैसे वेल्डर लोहे को नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है। किशोरावस्था तक आते आते नरेश ने पढ़ाई के साथ साथ गैरेज में काम करना शुरू कर दिया। उसे छोटू कहकर बुलाया जाता था, लेकिन उसकी समझ बड़ों बड़ों को हैरान कर देती थी। उसे पता था कि कौन सा इलेक्ट्रोड किस मोटाई की प्लेट के लिए सही है और करंट को कितना सेट करना है ताकि लोहा न तो जले और न ही जोड़ कमजोर रहे। एक दिन दुकान पर एक बहुत ही पेचीदा काम आया। एक बड़ी कंपनी की मिक्सर मशीन का मुख्य धुरा टूट गया था। वो कास्ट आयरन, ढलवां लोहा का बना था, जिसे वेल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर तापमान सही न हो तो वो चटक जाता है। दुकान के मुख्य मिस्त्री ने हाथ खड़े कर दिए। मालिक परेशान था। तभी नरेश आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, उस्ताद जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करूं। सब हंसे, लेकिन मालिक के पास कोई चारा नहीं था। नरेश ने सबसे पहले उस लोहे को भट्ठी में गर्म किया, फिर बहुत ही धैर्य के साथ रुक रुक कर वेल्डिंग की। उसने वेल्डिंग के बाद उसे तुरंत ठंडा नहीं होने दिया, बल्कि राख में दबाकर धीरे धीरे ठंडा किया। अगले दिन जब मशीन कसी गई तो वो मक्खन की तरह चली। उस दिन छोटू हमेशा के लिए गायब हो गया और जन्म हुआ नरेश वेल्डर का। अध्याय 2, अपना वजूद और संघर्ष। वक्त बीतता गया। नरेश अब किसी और के यहां नौकरी नहीं करना चाहता था। उसके अंदर खुद का कुछ करने की आग थी। लेकिन सपना देखना आसान है, उसे पूरा करने के लिए जेब में पैसा चाहिए होता है। नरेश के पास हुनर था, पर पूंजी नहीं। उसने अपनी मां के कुछ पुराने गहने गिरवी रखे और शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा टीन शेड किराए पर लिया। औजारों के नाम पर उसके पास एक पुरानी वेल्डिंग मशीन, एक ग्राइंडर और कुछ हथौड़े थे। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई कई दिन ऐसे बीतते जब दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। लोग बड़े और नामी वर्कशॉप्स पर जाना पसंद करते थे। एक नए लड़के पर भरोसा करना मुश्किल था। नरेश अक्सर अपनी खाली दुकान में बैठा लोहे के टुकड़ों से नई नई आकृतियां बनाता रहता। वो बेकार पड़े सरियों को जोड़कर कभी फूलदान बनाता तो कभी मजबूत स्टूल। उसका मानना था, लोहा बोलता नहीं, लेकिन अगर इसे सही आकार दिया जाए तो यह गाता है। उसकी किस्मत तब पलटी जब एक दिन शहर के एक बड़े बिल्डर की साइट पर एक इमरजेंसी आ गई। उनकी शटरिंग, छत डालने का ढांचा का एक मुख्य पिलर झुक गया था और कंक्रीट डालने का समय हो चुका था। बड़े वेल्डर बहुत दूर थे और समय कम था। किसी ने नरेश का नाम सुझाया। नरेश अपनी पुरानी साइकिल पर वेल्डिंग मशीन लादकर वहां पहुंचा। उसने न केवल उस पिलर को सीधा किया, बल्कि उसे इतना मजबूत कर दिया कि साइट इंजीनियर भी हैरान रह गया। उस इंजीनियर ने खुश होकर नरेश को 500 रुपये इनाम दिए और कहा, लड़के, तुम्हारे हाथ में सफाई है, तुम बहुत आगे जाओगे। उस एक काम ने नरेश के लिए रास्ते खोल दिए। धीरे धीरे उसे छोटे मोटे ग्रिल, गेट और खिड़कियों के ऑर्डर मिलने लगे। लेकिन नरेश एक साधारण वेल्डर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसका दिमाग हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता था। उसे फैब्रिकेशन के पेचीदा कामों में मजा आता था, जैसे गोल सीढ़ियां बनाना, भारी मशीनों के बेस तैयार करना और सबसे बढ़कर गोलाई का काम। लोहे को बिना तोड़े, बिना चपटा किए एकदम सही गोलाई में मोड़ना एक कला थी और नरेश इस कला का उस्ताद बनना चाहता था। अध्याय 3, गोलाई मशीन का सपना। नरेश के काम में एक बड़ी अड़चन थी। फैब्रिकेशन के काम में अक्सर पाइप और एंगल को गोल मोड़ने की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए उसे अपना काम दूसरों के पास भेजना पड़ता था, जिनके पास बेंडिंग मशीन या गोलाई मशीन थी।
वे लोग न केवल मनमाना पैसा मांगते बल्कि काम भी समय पर नहीं देते। कई बार तो वे नरेश के ग्राहकों को सीधे अपने पास बुलाने की कोशिश करते। नरेश को समझ आ गया था कि अगर उसे बाजार में टिकना है और बड़ा बनना है तो उसे अपनी खुद की गोलाई मशीन बनानी होगी। बाजार में बनी बनाई मशीनें लाखों की थीं जो उसकी हैसियत से बाहर थीं। मैं खुद बनाऊंगा, नरेश ने ठान लिया। उसने कबाड़ बाजारों के चक्कर लगाने शुरू किए। उसे गियर बॉक्स चाहिए था, मोटर चाहिए थी और मजबूत रोलर्स चाहिए थे। उसने ट्रकों के पुराने गियर और भारी भरकम लोहे की प्लेटें जमा करनी शुरू की। दिन भर वो ग्राहकों के गेट ग्रिल बनाता और रात को शटर गिराकर अपनी मशीन पर काम करता। यह एक पागलपन था। उसके हाथ कटते जलते, कई बार मशीन का डिजाइन फेल होता, लेकिन नरेश ने हार नहीं मानी। उसके साथी और पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते। अरे नरेश, क्यों कबाड़ जमा कर रहा है? चुपचाप ग्रिल बना और पैसे कमा, वे कहते। लेकिन नरेश की आंखों में वो मशीन घूमती रहती थी। उसे पता था कि जिस दिन ये मशीन तैयार हो जाएगी वो पूरे इलाके का किंग बन जाएगा। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मशीन का ढांचा तैयार हुआ। नरेश ने कांपते हाथों से स्विच ऑन किया। मोटर घूमी, गियर बॉक्स ने गरारी पकड़ी और तीनों रोलर्स एक लय में घूमने लगे। नरेश ने एक 2 इंच का पाइप उठाया और रोलर्स के बीच डाला। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया वो सख्त पाइप मक्खन की तरह एक एकदम सटीक गोलाई में मुड़ गया। उस रात नरेश सो नहीं पाया। उसने अपनी बनाई मशीन पर हाथ फेरा, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को दुलारता है। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। अध्याय 4, तूफान और इम्तिहान। नरेश की देसी गोलाई मशीन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब दूसरे वेल्डर भी अपना पाइप मुड़वाने नरेश के पास आने लगे। काम बढ़ा, आमदनी बढ़ी और नरेश ने अपनी वर्कशॉप बड़ी कर ली। उसने 2-3 लड़कों को काम पर रख लिया। उसने अपना नाम कमाया, लेकिन सफलता अपने साथ दुश्मन भी लाती है। इलाके का एक पुराना और रसूखदार ठेकेदार, जिसका नाम शेरा था, नरेश की बढ़ती शोहरत से जलने लगा। शेरा का काम घटिया होता था, लेकिन उसकी दबंगई चलती थी। उसने नरेश को धमकाने की कोशिश की, तू मेरे इलाके में काम कर रहा है तो कमीशन देना होगा। नरेश स्वाभिमानी था। उसने साफ मना कर दिया, मैं अपनी मेहनत का खाता हूं, किसी की दया का नहीं। मेरा काम बोलेगा, मेरी जेब नहीं। शेरा ने नरेश को बर्बाद करने की ठान ली। उसने नरेश के बारे में अफवाहें फैलाईं कि वो घटिया लोहा इस्तेमाल करता है। उसने नरेश के कारीगरों को डराया। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज का बहुत बड़ा शेड बनाने का टेंडर निकला। ये काम बहुत बड़ा था, करीब 20 टन लोहे का काम। शेरा चाहता था कि ये टेंडर उसे मिले, लेकिन कॉलेज के ट्रस्टी नरेश के पिछले काम, गोलाई वाली सीढ़ियां देख चुके थे और वे उससे प्रभावित थे। टेंडर नरेश को मिल गया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर वो इसे समय पर और मजबूती से पूरा कर देता तो वो शहर का टॉप बिल्डर बन सकता था। लेकिन शेरा ने हार नहीं मानी थी। जिस रात नरेश का माल साइट पर पहुंचा, शेरा के आदमियों ने वहां आग लगा दी। वेल्डिंग केबल्स जल गए, जनरेटर में चीनी डाल दी गई और सबसे महत्वपूर्ण और नरेश की प्यारी गोलाई मशीन के कुछ हिस्से चोरी हो गए। सुबह जब नरेश साइट पर पहुंचा तो तबाही देखकर उसका दिल बैठ गया। 2 दिन बाद काम शुरू होना था और उसके पास न मशीनें थीं न औजार। ट्रस्टी ने साफ कह दिया, अगर काम समय पर शुरू नहीं हुआ तो टेंडर